नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अपने राज्य में मूंगफली की खेती बहुत से किसान करते हैं और जिन किसानों ने मूंगफली की फसल लगा रखी है उनको इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना जरूरी है ताकि आने वाले समय में इस फसल में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो आप मूंगफली की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव से। मूंगफली में मुख्य रूप से हम प्रबंधन की बात करें, क्योंकि मूंगफली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तिलहनी फसलों के रूप में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण जो फसल है, क्योंकि मूंगफली का जो चारा और इसका जो दाना हमको मिलता है दोनों उपयोगी होता है। दाने से हमको तेल प्राप्त होता है और चारे से जो है पशुओं को जो खाने के लिए चारा मिलता है। तो ये एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। मूंगफली की खेती तिलहनी फसल के रूप में की जाती है। मूंगफली के दानों का उपयोग अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसे दाने के रूप में खाने में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी बाजार में मांग अधिक रहती है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की है उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले समय में अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए कुछ जरूरी कार्यों को इस समय करना होता है, जो इस प्रकार से है। इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें हमारे किसान भाई, जिनके द्वारा हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदा हो सके और इसमें होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें समस्या आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई इसकी फसल की नहीं होती है और खरीफ सीजन की ये फसल है। और जब ये बारिश होते ही इसमें खरपतवार इतनी तेज़ी से निकलते हैं और पूरा खरपतवार इसमें बढ़ते रहते हैं। तो खरपतवारों को कैसे प्रबंधन करें, क्योंकि मूंगफली लगाने के पहले जब हम सिंचाई करते हैं 20 दिन के आसपास, तो उसके बाद में पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन पे इसमें ज़रूर करें हमारे किसान भाई। और उसके बाद में एक सिंचाई देने के बाद 40 से 45 दिन पे दूसरी निराई गुड़ाई करें। जब फसल 55 दिन की हो जाए उसके बाद में कोई इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन या निराई गुड़ाई नहीं करें हमारे किसान भाई, क्योंकि उस टाइम में जब इसमें सुइयां बढ़ना चालू हो जाती है तो फिर आर्थिक नुकसान होने का रहता है। तो इसलिए हमारे किसान भाई 55 दिन से पहले इसमें जो भी करना है इंटरकल्चरिंग और ये हमारे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खरपतवारों का इसका पूरा ध्यान रखें, फिर खरपतवार हाथ से निकाल सकते हैं। तो इस फसल को पूरे इसके जीवन में खरपतवार से फ्री रखें, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा फायदा होगा, अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाइयों, जैसा कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए मूंगफली की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। और यदि जहां अधिक वर्षा हो वहां खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था करें और इस बात का ध्यान रखें कि बारिश के दिनों में लंबा अंतराल हो, तब आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई इसकी कलर से करने पर कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से सिंचाई हो जाती है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे पैदावार अधिक मिलती है। इसमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि समय पे सिंचाई नहीं करेंगे तो हम इसकी जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं तो हमारे को ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली सिंचाई बिजाई की 20 से 25 दिन के समय पे कर देनी चाहिए। उसके बाद में 10 दिन बाद में सिंचाई फिर करें। और यदि हमारी वर्षा आ जाती है, सीजन मानसून का है, तो उस समय पे सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। और बीच में यदि लंबा वर्षा का जो गैप है लंबा आ जाता है या ड्राई स्पेल आ जाता है, उस समय हमारे किसान भाई क्रांतिक अवस्था में फूल आने की अवस्था पे या उसमें जब सुइयां चलती है या फिर उसमें बीज की उसमें जो दाना बढ़ता है उस समय पे यदि सिंचाई नहीं करेंगे तो आर्थिक रूप से किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है। इसलिए इन अवस्थाओं पे निश्चित रूप से किसान भाई सिंचाई करें और सिंचाई करेंगे तो इसमें आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदा होगा। मूंगफली की खेती में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है, इसलिए मिट्टी की जांच के अनुसार खाद उर्वरक डालनी चाहिए। क्योंकि इस समय मूंगफली की फसल में पीलापन की समस्या अक्सर देखने में आती है, जो पोषक तत्व की कमी से होता है। तो इसकी सही पहचान करके किसान रोकथाम के लिए कौन से उपायों को अपनाए जिससे यह समस्या दूर हो सके, वह इस प्रकार से है।
दूसरा इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसमें मूंगफली में सल्फर तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ती है और उससे ही उपज में बढ़ोतरी होती है, गुणवत्ता अच्छी आती है। तो जब बुआई करते हैं उस टाइम जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं, या खड़ी फसल में यदि पत्तियां पीली हो जाती है, इस प्रकार की समस्या आती है, तो खड़ी फसल में जो एलिमेंटर सल्फर आता है उसका स्प्रे या उसको गुजाई के साथ में देके इसमें सल्फर की पूर्ति की जा सकती है, जिससे हमारे जो दाने की चमक है और उसमें जो दाना पूरा बढ़ता है वो पूरा बढ़िया से बढ़ेगा, तो उसमें उत्पादन अच्छा आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसान भाइयों को मूंगफली की फसल में मुख्य रूप से प्रबंधन करना है, और यदि सफ़ेद लट की समस्या आती है, अन्य प्रकार की परेशानी आती है, तो उनका भी किसान भाइयों को समय पे ध्यान रखते हुए उसका सही तरीके से प्रबंधन करके जो होने वाले नुकसान हैं उनको कम करते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों, राज्य में इस साल काफी अच्छी वर्षा हो रही है, लेकिन ये वर्षा जल यूं ही बहकर इधर उधर चला जाता है, जो किसी काम में नहीं आता। और जैसा कि दिन प्रतिदिन भूमिगत जल स्तर भी गिरता जा रहा है, ऐसे में आपको चाहिए कि इस वर्षा जल को बहने से रोककर कुओं और नलकूपों का रिचार्ज करें, ताकि आप इस गिरते भूस्तर को रोक सकें। तो आप किस प्रकार से करें कुओं और नलकूपों का वर्षा जल से रिचार्ज, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पानी सबके लिए जरूरी है। पानी नहीं तो कोई प्राणी नहीं। पानी प्रकृति की एक अनमोल देन है जो सभी प्राणियों को जीवन देता है। इसका सबसे बड़ा संग्रह भूमि है और यह संग्रह वर्षा से भूमि में पहुंचता है। लेकिन आज मनुष्य के कुप्रबंधनों के चलते वर्षा का पानी बहकर नदी नालों से होते हुए समुद्र में चला जाता है, और आजकल वर्षा भी कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम हो रही है। ऐसे में इस पानी को नहीं सहेजेंगे तो भूमि का जलस्तर बहुत नीचे चला जाएगा और सिंचाई या पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। इसलिए जितना पानी भूमि से निकालिए उससे भी अधिक संचय करने की जरूरत है। वर्षा जल संचयन के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से आज कुएं और नलकूपों के रिचार्ज की बात करेंगे। आइए पहले कुओं के रिचार्ज की तकनीक जानते हैं। कुआं से 10 फीट की दूरी पर 2 अलग अलग गड्ढे बना लेते हैं। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 फीट रखते हैं। गड्ढा बनाने के बाद गड्ढे के तल पर 4 इंच चौड़ा पाइप लगाकर कुएं से जोड़ देते हैं। इस गड्ढे के तल में 2.5 फीट तक मोटे पत्थर, 2.5 फीट की दूसरी परत में छोटे पत्थर और अंत में रेत भरते हैं। इसी गड्ढे से 3 फीट दूरी पर दूसरा गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई 10 फीट रखते हैं और गहराई 3 फीट रखते हैं। इसके तल पर मोटे पत्थर 2 फीट रखते हैं और इन दोनों गड्ढों को 4 इंच की पाइप द्वारा जोड़ देते हैं। वर्षा का पानी पहले 3 फीट गहराई वाले गड्ढे में जाता है और इस पानी के साथ जो भी कचरा या गंदगी बहकर आती है इसी गड्ढे में रह जाता है और फिल्टर होने के बाद 10 फीट गहरा वाले गड्ढे में जाता है। इस गड्ढे से पानी अच्छी तरह से फिल्टर होकर कुएं में चला जाता है। बता दें कि इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है। आइए अब नलकूप यानी ट्यूबवेल रिचार्ज की तकनीक समझते हैं। नलकूप के चारों ओर 2 गुड़ा 2 मीटर आकार का गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद गड्ढे की ऊंचाई तक जो मुख्य पाइप होता है उस पर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइप के चारों तरफ 4 से 5 मिलीमीटर आकार के छेद करने वाली मशीन से छेद बना देते हैं। फिर उस पर नारियल की रस्सी बांध देते हैं, साथ ही उसके ऊपर बारीक जाली भी बांध देते हैं। अब गड्ढे में पहले मोटे पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, उसके ऊपर बजरी और अंत में बारीक रेत डालते हैं और ऊपर लगभग 1 फीट तक खाली रखते हैं। इस तरह से इस गड्ढे को भर दिया जाता है। इसमें वर्षा का पानी आएगा, वह इसमें छनकर पाइप से नलकूप में चला जाएगा। तो इस प्रकार से नलकूप का रिचार्ज होता है। यह तकनीक किसान ही नहीं शहरों में भी अपनाया जाता है।
इससे भूमि का जलस्तर बढ़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस तकनीक में भी 5 से 7 हजार रुपए तक का खर्च आता है। तो आप जागरूक बनिए और आपके एरिया में अगर भूमि का जलस्तर नीचे आ रहा हो तो इन तकनीकों को जरूर अपनाइए। इसके अलावा छोटे और मिडिल वर्ग के किसानों के लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दे है, जिसका लाभ लेकर कम खर्चे में यह कार्य कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी दुधारू पशुओं में कुछ घातक बीमारियां देखने में आती हैं और यदि समय पर निदान नहीं किया गया तो पशुपालकों का भारी नुकसान हो सकता है। तो उन्हीं घातक बीमारियों में से एक है गलघोटू। तो आप इस बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए क्या करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर HC यादव। मैं आज आपको बरसात के समय में हमारे गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में होने वाली जानलेवा बीमारियों के संबंध में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले हम गला घोंटू बीमारी के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। गला घोंटू बीमारी बरसात के दिनों में हमारे गौ एवं भैंस वंशी दोनों प्रकार के पशुओं में होती है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा हमारी भैंसों में देखने को मिलती है। भैंसों में भी जो हमारी गौशाला में सबसे तंदुरुस्त भैंस होगी या सबसे तंदुरुस्त पड़िया होगी, 6 महीने से बड़ी ओसर होगी, उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा उसको बीमारी पकड़ेगी। दूसरे नंबर पर गायों के हीपर्स, बछड़ों में। पशुओं में होने वाला यह जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो कि पशुओं में बहुत तेजी से फैलता है। यह रोग पास्चुरेला मल्टोसीडा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसका जीवाणु सांस नली में तंत्र के ऊपरी भाग में मौजूद होता है। मौसम परिवर्तन के कारण पशु गलघोटू रोग की चपेट में आ जाता है। मैं इस बीमारी के लक्षणों पे फिर से एक बार आपको प्रकाश डालूंगा। इसके लक्षणों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लक्षणों में सर्वप्रथम पशु को बुखार। हमें अपने रात में अपनी गौशाला में एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर कोई पशु हमारा अनमना है, बुखार की स्थिति में है, तो उस पर जरूर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद, 5 या 6 घंटे बाद, पशु के गले में जबड़े के नीचे सूजन भी दिखने लगती है, नाक से स्राव आने लगता है, मुंह से लार निकलने लगती है। अगर हम 10 से 11 घंटे और लेट हो जाते हैं या और देरी कर जाते हैं तो पशु के मुंह से आवाज़ भी आने लगती है, जिसमें सीटी जैसी पशु की आवाज़ बजती है। पशु बैठ नहीं पाता है, पशु बेचैन हो जाता है, बैठने से उसकी सांस रुकने लगती है, इसलिए पशु नहीं बैठता है, इधर उधर घूमने लगता है। घूमने के साथ ही अगर और ज़्यादा, इससे ज़्यादा समय 18 से 24 घंटे में पशु सांस रुकने एवं पेट फूलने की स्थिति में पशु की मृत्यु हो जाती है। पशुपालक भाइयों, यदि आपके किसी जानवर में गलघोटू रोग आ चुका है तो इस बीमारी को अन्य पशुओं में फैलने से रोकना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ बीमार पशु का इलाज पर भी विशेष ध्यान दें, जिससे आपका पशु इस गंभीर रोग से बच सके। यह बीमारी सामान्यतः एक दूसरे के बीमार पशु के संपर्क में आने से फैलती है। जब एक बीमार पशु दूसरे पशु के साथ खाना खाता है या साथ में पानी पीता है तो ये बीमारी बहुत जल्दी दूसरे पशु के लिए लग जाती है। किसान भाइयों, अगर हमारे पशुओं में इस तरह के लक्षण, अगर हमारे जानवर में रात में, दिन में, किसी भी समय ऐसे लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत इस स्थिति में हमें अपने पशु को, उस पशु को जो बीमार है, अपनी गौशाला से अपने अदर और जानवरों के साथ में नहीं रखना चाहिए। उस पशु को अलग बांध देना चाहिए। उस पशु का जूठा, चारा, पानी अन्य पशुओं को ना खाने दें। बीमार पशु के इलाज के लिए एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण विशेष रूप से आवश्यक है। इसके बाद ही पशु में एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि इस रोग के लिए प्रभावी एंटीबायोटिक दवा हैं। पशुपालक भाइयों, जैसा कि एक कहावत है, इलाज से बेहतर बचाव होता है, इसलिए जरूरत है कि आप ऐसे उपायों को अपनाएं जिससे आपके पशुओं में घातक बीमारियां हो ही नहीं।
इस गला घोंटू बीमारी को रोकथाम के लिए सबसे पहला कार्य है अपने पशुओं का, समस्त दुधारू पशुओं का गला घोंटू बीमारी का टीकाकरण करवा लें। इस बीमारी का टीकाकरण हमारे शासकीय अस्पतालों में एवं बाज़ार में सब उपलब्ध है। हम चाहें तो अपने शासकीय अस्पतालों से इस बीमारी का टीकाकरण करवा लें। इस गला घोंटू बीमारी के टीकाकरण में जो 6 महीने से उम्र के ऊपर के हैं उनमें 5 ml वैक्सीन चमड़ी के अंदर सबकट रूट से लगवा लें और 1 हफ्ते में ये वैक्सीन इनमें पूरी तरह से इम्यूनिटी पैदा कर देती है और पशु हमारा इस बीमारी से पूरी तरह से बचने के लिए स्वस्थ हो जाता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुरपुरा, जिला जोधपुर के कृषक चंद्रभान ने। आप गाजर घास के समेकित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चंद्रभान जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। गाजर घास जो है एक प्रकार का घास है। इसका पत्ता जो है गाजर के जैसा मिलता जुलता होता है, इसलिए इसको गाजर घास कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस और ये विभिन्न नामों से प्रचलित है। गाजर घास एक खरपतवार है जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। यह खरपतवार कंपोजिटिक कुल की होती है और गाजर के पौधे जैसी दिखती है। इसे कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास और क्षेत्रीय भाषा में सफेद टोपी, चटक चांदनी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। हर एक गाजर घास खरपतवार लगभग 1000 से 5000 बहुत ही छोटे छोटे बीज पैदा करता है। वैसे तो यह घास हर तरह के वातावरण में उग जाती है, मगर नम और छायादार स्थानों पर अधिक तेजी से उगती है। काफ़ी हानिकारक है मनुष्य के लिए भी, जानवर के लिए भी और फसल के लिए भी। और ये जो है विपरीत परिस्थिति में तेजी से बढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है इसमें। और इसका बीज जो है 500 से लेकर के 2500 के आसपास इसका बीज होता है और बीज जो है रोएदार होता है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके चला जाता है। और पहले ये जो है पार्क में, रोड के किनारे, रेलवे लाइन के बगल में, रिहायशी एरिया में मिलता था, स्कूल के मैदान में मिलता था, लेकिन अब ये फसल के क्षेत्र में भी अपना पैर फैलाने लगा है। और इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है और ये काफ़ी हानिकारक है। और जानवर यदि ज़्यादा खा लिया तो उसका दूध, गाय यदि खा ली तो उसका दूध तीता हो जाता है और बहुत ज़्यादा खा लिया तो जानवर मर भी सकता है। तापमान और प्रकाश से असंवेदनशील होता है, इसलिए सालों भर इसका ग्रोथ होता है। 3 से 4 महीना में एक जनरेशन ये पूरा कर लेता है। फसल में भी अपना उत्पादन में वांछित कमी लाती है। कैसे कमी लाती है? ये जो है उसके स्थान में, प्रकाश में, नमी में पौधे के साथ, फसल के पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और उसके उपज में, फसल के उपज में वांछित कमी लाता है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। जून से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बीटल कीट अधिक सक्रिय रहता है और 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, ट्रोफेशिया, परपुरिया, जंगली, चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई मानसून से पहले अप्रैल मई में करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है। इसका नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है, ये इसके लिए हम लोग जो है फूल आने के पहले इसको उखाड़ करके फेंकें, कहीं जमा करके जला दें या मिट्टी के अंदर गाड़ दें। दूसरी बात है, इसको रसायन का यूज करके हम लोग इसका नियंत्रण करते हैं, जिसमें ग्लाइफोसेट है। 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या 1 से 1.5% भी इसका इस्तेमाल करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। मेट्रीबिजिन है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके चलते जो है पर्यावरण और जैव विविधता पर काफ़ी
खतरा उपस्थित हो रहा है। इसलिए इसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। अपने घर के आसपास यदि है तो उसको तुरंत ही उखाड़ फेंके, नहीं तो आपको बीमारी होगा, त्वचा संबंधी बीमारी और सांस का बीमारी जो दमा होता है उसको पर असर करता है, दमा का बीमारी होता है। इसलिए इसका नियंत्रण करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। गाजर घास से जैविक खाद बनाकर हम पर्यावरण सुरक्षा कर सकते हैं। निंदाई कर हम जहां एक तरफ खेतों से गाजर घास एवं अन्य खरपतवारों को निकालकर फसल की सुरक्षा करते हैं, वहीं इन उखाड़ी हुई खरपतवारों से वैज्ञानिक विधि अपनाकर अच्छा जैविक खाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसे फसलों में डालकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।